डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज भी लेकर हाजिर हैं। ये जानकारियां आपकी कृषि को उन्नत करने और आपकी आमदनी में इजाफा करने में मददगार साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं कि क्या खास जानकारी आपके लिए आ रही है मंत्रालय से। जलवायु अनुकूल किस्में क्या हैं और किसानों को इससे कितना फायदा होगा, इस बारे में कुछ बेहद ही खास जानकारी आपको दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आइए देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं दिन पर दिन तापमान में, आर्द्रता में, बरसात में परिवर्तन होते जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए प्रतिरोधी प्रजातियां वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जा रही हैं। इसके लिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि फैट फेस और OTP ओपन टॉप चैम्बर जो होता है, इसमें कृत्रिम रूप से तापमान देकर, आर्द्रता देकर, कृत्रिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड देकर फसलों को उगाते हैं और वो प्रतिरोधी क्षमता उसमें जो होती है वो प्रजातियों को आगे ले जाते हैं। यह इसलिए किया जाता है किसान भाइयों कि अगर अचानक, जैसे कि अभी तापमान 45 डिग्री चल रहा है मैक्सिमम, और वो 10 साल बाद अगर मान लीजिए 50 डिग्री होने वाला है, तो अगर अचानक 50 डिग्री हो जाएगा तो हम कर क्या लेंगे। इसलिए पहले से ही पूर्व में तैयारी करते हैं कि 50 डिग्री कृत्रिम रूप से तापमान देकर या और भी चीज़ें देकर मौसम की उसको उगाते हैं, जिससे कि जब 50 डिग्री हो जाए तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहें और वो प्रजातियाँ भी उस टाइम अच्छी उपज दें। इसी तरह से रेन आउट शेल्टर भी होते हैं। रेन आउट शेल्टर में बरसात कम ज़्यादा होती है, उस पर अध्ययन करते हैं कि अगर ज़्यादा बरसात हो रही है तो फिर क्या होगा, या कम बरसात हो रही है तो क्या, उस तरह से प्रजातियाँ विकसित की जाती हैं उसमें लगाकर, ताकि अचानक कोई समस्या आए तो उस तरह की प्रतिरोधी वैरायटियाँ, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ हमारे पास उपलब्ध हों। विशेष तौर पर वेस्टर्न प्लेन जोन की अगर हम चर्चा करें, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का कोटा और उदयपुर को छोड़कर, वेस्टर्न यूपी, झांसी को छोड़कर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो भाग आते हैं, इसमें गेहूं की कुछ सूखा प्रतिरोधी वैरायटियां विकसित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। HD 3043 जो कि 43 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती है। PBW 644 45 कुंटल पर हेक्टेयर। WH 1080 45 कुंटल पर हेक्टेयर तक उपज दे देती है। WH 1142 48 कुंटल तक उपज देती है। PBW 660 49 कुंटल पर हेक्टेयर। HD 3237 या जिसे पूसा वीट 3237 भी कहते हैं, यह भी सूखा के प्रति प्रतिरोधी है और 48 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती है। इसी प्रकार से HI 1620 या फिर पूसा वीट 1620 भी इसे कहते हैं, यह भी सूखा के प्रति प्रतिरोधी है। 62 कुंटल तक यह उपज दे देती है। HI 1628 या पूसा वीट 1628 या 65 कुंटल तक काफ़ी अच्छी उपज होती है, 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे देती है और सूखा के प्रति प्रतिरोधी भी है। इसी तरह से DBW 296 जिसे करण ऐश्वर्या भी कहते हैं, 56 कुंटल पर हेक्टेयर तक उपज देती है। HUW 838 51 कुंटल पर हेक्टेयर। SD 3369 या फिर पूसा वीट 3369 यह काफ़ी अच्छी उपज देती है, 71 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज इसमें आकी गई है। यह काफ़ी अच्छी प्रजाति है, सूखा प्रतिरोधी भी है। इसी तरह से HI 1653 जिसे पूसा जागृति भी कहा जाता है, यह 51 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। HI 1654 या पूसा अदिति भी जिसे कहा जाता है, 52 कुंटल प्रति हेक्टेयर। NIAWS 3170 या फुले सात्विक भी कहते हैं, यह भी प्रजाति काफ़ी अच्छी होती है, यह 71 कुंटल तक काफ़ी अच्छी उपज देती है प्रति हेक्टेयर की दर से। और किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप इन प्रजातियों को अपनाकर सूखे में, जो भी सूखा प्रतिरोधी या ड्रॉट जहाँ पर होता है, वहाँ पर इन प्रजातियों को लगाएंगे तो आपको अवश्य अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करने से किसानों की आमदनी में काफी इजाफा होता है और शूकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बेहद ही कम लागत से शुरू करके बहुत ही बड़े स्तर तक ले जाया जा सकता है। इस व्यवसाय के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें सफलता हाथ लगे, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सूकर पालन दूसरे पशुओं की तुलना में कम खर्चीला है। मवेशियों का 1 किलो वजन बढ़ाने में जहां 10 से 20 किलो चारा देना पड़ता है, वहीं सूकर को सिर्फ 4 से 5 किलो आहार की ही जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरे पशुओं की तुलना में सूकर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ जैसे सड़े हुए फल, अनाज, रसोई घर की जूठन सामग्री, फार्म से प्राप्त पदार्थ, मांस, कारखानों से प्राप्त अनुपयोगी पदार्थ का भी आसानी से सेवन कर लेता है। सूकर के बच्चों को अच्छा भोजन मिले तो 6 महीने में 50 से 60 किलो के हो जाते हैं। 2 साल में इनका वजन 150 से 200 किलो तक पहुंच जाता है। इसके मांस में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जबकि बाल ब्रश बनाने में काम आते हैं और एक हट्टा कट्टा सूकर साल में करीब 1 टन खाद भी दे सकता है। व्यावसायिक रूप से सूकर पालन करने वालों को चाहिए कि इनका आवास साफ सुथरा और हवादार रखें। सूकरों के आहार पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि कुल खर्च का 75% आहार पर ही खर्च होता है। खाने में मकई, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दिया जाता है। मिश्रण को प्रारंभिक आहार, बढ़ोतरी आहार, प्रजनन आहार में जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन बढ़ाएगा मांग, भारत सरकार। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के उस महत्वपूर्ण कदम की जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में मांग में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों का आवंटन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास हो सके। इन संसाधनों के जरिए न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि जब ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो वहां के लोग अधिक आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इससे स्थानीय बाजार में मांग बढ़ेगी, जो कि समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में उत्पादन और खपत में वृद्धि से देश की जीडीपी को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगा। बेहतर सड़कें, बिजली और सिंचाई की सुविधाएं कृषि उत्पादकता को बढ़ाएंगी, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों में संसाधनों का यह आवंटन न केवल ग्रामीण भारत को मजबूत करेगा, बल्कि देश की समग्र आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। इसलिए यह कदम देश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों में ज्वार के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान बाजरा, मूंग और तिल के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। इतना ही नहीं,
राजस्थान के बारिश संभावित इलाकों में सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। राजस्थान के सीकर जिले में मूंगफली, ज्वार, मूंग, बाजरा और तिल के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में कपास, मूंगफली, मूंग, ज्वार और धान के खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। राजस्थान के कोटा जिले में धान, उड़द, सोयाबीन, मक्का और सब्जियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए सिंचाई का काम फिलहाल के लिए टाल दें। तेज बारिश संभावित इलाकों में खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें। निराई गुड़ाई जैसे अंतर कृषि कार्य भी बारिश की वर्तमान अवधि के बाद ही करें। जलभराव की समस्या से बचाने के लिए खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तैयार सब्जियों और फलों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार में साफ मौसम के दौरान अरहर की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मिर्च और खरीफ की प्याज की रोपाई ऊंची कतारों में करने का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब्जियों, नर्सरी, मक्का और दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। यहाँ के किसान इन दिनों टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई का काम कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती फूल गोभी की रोपाई ऊंची कतारों में करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसाती भिंडी और अरबी की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 पौधों को एक साथ बांध दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो कृषि के क्षेत्र में आजकल कुछ नयापन ला रहे हैं और उन्हें सफलता भी हाथ लग रही है। इतना ही नहीं, अब दूसरों के लिए भी वो मिसाल बनते जा रहे हैं। ऐसे ही सफल किसान से आइए मिलते हैं हमारे आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में। भूपेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान हैं। हालांकि वो बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं, फिर भी खेती से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। जल्द ही इनको पता चल गया कि नौकरी में तरक्की एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अलग भी हो और ज़्यादा मुनाफा देने वाला भी। इस तरह 2014 में प्रयोगों के तौर पर सब्जियों की नर्सरी शुरू की। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता सीगा। प्राइवेट जॉब मैं 2014 तक एक सिविल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, ਕੈਪਸਿਕਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਜੰਮੂ ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ। पंजाब में अच्छी नर्सरी आमतौर पर नहीं मिल पाती। इस बात ने भी भूपेंद्र के काम को बढ़ाने में मदद की। भूपेंद्र अमृतसर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ से उन्हें नई तकनीकियों की जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी नर्सरी बहुत मुश्किल काम है। मौसम की हल्की सी मार पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार हमारे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं एआई भूमि। आज हम बात करेंगे भारत में उगाए जाने वाले अनाज की 23 प्रमुख किस्मों के बारे में, जो देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के जीवन और भारतीय आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की, जो हमारे देश का मुख्य भोजन है और जिसे भारत के लगभग हर राज्य में उगाया जाता है। हमारे देश में चावल की 9 प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं। इनमें बासमती, सविता, पूसा, 1121, IR64, सुगंधा और MTU 1010 शामिल हैं। बासमती अपनी सुगंध और लंबाई के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सविता और पूसा 1121 उच्च पैदावार के लिए जाने जाते हैं। IR64 और सुगंधा की किस्में भी गुणवत्ता और उत्पादन के मामले में बेहतरीन मानी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं गेहूं की, जो भारतीय आहार का एक और मुख्य हिस्सा है। भारत में गेहूं की 2 प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं, शरबती और लोकवन। शरबती अपनी मुलायमता और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, जबकि लोकवन अपनी पौष्टिकता और मजबूत दाने के कारण मशहूर है। अब आते हैं जौ पर, जिसे खास तौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। जौ की एक प्रमुख किस्म यहाँ उगाई जाती है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग पशु आहार के लिए किया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मक्का की खेती भी भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर की जाती है। मक्का की 6 प्रमुख किस्में हैं, जिनमें JKH, प्रोएना, सुप्रीम, 900M गोल्ड, HQPM1 और नरमाडा मोटी शामिल हैं। ये किस्में उच्च पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मशहूर हैं और इन्हें देश के कई हिस्सों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसके अलावा भारत में कुछ अन्य प्रमुख अनाज भी हैं, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें सोरगम, बाजरा, रागी और चीना शामिल हैं। ये अनाज खास तौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और इनमें से कई अनाजों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत में उगाए जाने वाले 23 प्रमुख अनाजों की किस्मों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि क्षेत्र भारत सरकार की प्राथमिकताओं में काफ़ी ऊपर है और इसीलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं। तो आइए इस सेगमेंट में जानते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में। वो हुनर ही क्या जो संघर्ष से न भरा हो, वो जुनून ही क्या जिससे लोहा न पिघला हो, वो सपना ही क्या जो पूरा ना हो, वो पत्रकार ही क्या जो समाज से न जुड़ा हो। ये है झारखंड के एक छोटे से गांव महेशपुर की रूबी खातून। कुछ कर गुजरने के जज्बे ने रूबी खातून को आज पत्रकार दीदी बना दिया है। कम्युनिटी जर्नलिस्ट ये बहुत ही बड़ा नाम है।
अभी हम अगर कम्युनिटी जर्नलिस्ट के रूप में काम नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी से अवार्ड नहीं मिलता। हमारे गांव में जो मेले लगे तो उनमें भी हमें सम्मानित किया गया, वो नहीं मिलता। रूबी 2013 में बरकत आजीविका सखी मंडल की सदस्य बनी, जिससे रूबी को मास्टर बुक कीपर का काम मिला। इसके बाद रूबी ने टैबलेट पर काम करना सीख लिया, जिससे वो टैबलेट दीदी कहलाने लगी। लेकिन रूबी के अंदर सामाजिक स्वीकृति और सराहना की भूख थी और उसके बाद रूबी ने सामुदायिक पत्रकार बनने का निर्णय लिया। तो हमारा जो कम्युनिटी जर्नलिस्ट का काम है तो ये सिर्फ गांव के लोगों के लिए ही है। लोगों का आजीविका अधिक बढ़ाने के साथ साथ किस तरह से दीदी लोग अपना योगदान उस पर दे रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। आज महेशपुर गांव को रूबी खातून की पत्रकारिता की वजह से अलग ही पहचान मिल रही है, क्योंकि रूबी सखी मंडल की महिलाओं की सफलता की कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचा रही है। वीडियो बनने के बाद एक अजब सा चमत्कार हो गया कि हर तरफ से लोग कॉल्स आने लगे। हमें भी अंदर से एक एनर्जी आ गई कि चलो बहुत अच्छा हुआ, रूबी बहुत अच्छा काम की मेरे लिए। रूबी के लिखे कई लेख अखबार में छापे जा चुके हैं, जिससे रूबी को अपनी जॉब के साथ अलग आमदनी भी होने लगी है। रूबी अपने लेख और वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी साझा करती है। आज रूबी अपने काम के बल पर देश भर में जानी जाने लगी है। सामुदायिक पत्रकार के रूप में रूबी ने दिल्ली में आयोजित सरस आजीविका मेले को भी कवर किया था। मैं इस वक्त इंडिया गेट पे लगे सरस आजीविका मेले पे खड़ी हूँ। यहाँ पे पूरे देश भर की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के अपने अपने प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं। यहाँ पे आप भी आएँ और प्रोडक्ट को देखें और मेले का आनंद उठाएं। मैं रूबी खातून, कैमरामैन राकेश के साथ, इंडिया गेट। छोटे से गांव की रूबी के दिल्ली के सफर ने झारखंड की अन्य महिलाओं के मन में भी पत्रकारिता का सपना जगा दिया। कई महिलाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संवाददाता सखी की ट्रेनिंग में हिस्सा बनी, जहां चुनी हुई सखी मंडल की महिलाओं को अलग अलग किस्तों में लिखने, फोटोग्राफी एवं सोशल मीडिया का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे एक कुशल कम्युनिकेटर बन सकें। इस ट्रेनिंग ने बमहनी गांव की लक्ष्मी देवी के जीवन जीने की सोच को ही बदल दिया। तो सोचे थे घर की महिला ही बनेंगे, लेकिन घर की महिला से अभी हम कुछ आगे बढ़े तब सोच भी मेरा आगे बढ़ रहा है। 23 साल की लक्ष्मी अपने घर परिवार को संभालने के साथ साथ अपने गांव की सखी मंडल की महिलाओं से मिलती है और उनके सफल प्रयासों को लोगों तक पहुंचाती है। एक महिला थी जो कि वो टपक सिंचाई द्वारा खेती कर रही थी, तो हम जाके उनसे बात किए, किसी तरह उसका मतलब स्टोरी लिखे, जब छपा और उसको मार्केट में बेच रही थी सब्जी और जाके दिखाए, तो वो देख के पूरा खुश हो गए और बाजार में जो आसपास थी महिला सबको दिखाने लगी। लक्ष्मी पत्रकार दीदी होने के साथ साथ ग्राम सभा की अध्यक्ष भी है, जिसके कारण वो सरकार की सभी योजनाओं से परिचित रहती है। अपनी जागरूकता के बल पर लक्ष्मी ने आंखों की रोशनी से परेशान विदेशी नायक का आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज कराया और उसके जीवन में रोशनी भर दी। दोनों आंख दिखाई दे नहीं रहा था। लक्ष्मी हमको इलाज करवाए, इस चलते आप लोग को हम भी देख पा रहे हैं। इलाज के बाद लक्ष्मी ने उसकी वीडियो बनाकर फेसबुक और ट्विटर पर भी शेयर की, जिससे पत्रकार दीदी लक्ष्मी के काम को खूब सराहा गया। लक्ष्मी अब अपनी कलम को और मजबूत बनाना चाहती है और अपने गांव की कला को देश भर तक पहुंचाने की इच्छा रखती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत होने वाले कम्युनिटी जर्नलिस्ट के जरिए एक ओर जहां अनकही अनसुनी सफलता की कहानियां सुदूर गांवों से सीधे आती हैं, वहीं दूसरी ओर आजीविका मिशन से जुड़ी कहानियों के साथ पत्रकार दीदियां अपने लेख और वीडियो के माध्यम से कुछ कमाई भी कर लेती हैं। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में ये थी आज की जानकारियां। हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आपको ज़रूर होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@ddk
krishi.darsan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे तौर पर हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मैं हुई दिल का इतना कोमल ना, कोई लड़की मुझे बोल देती है ऐसे तो फिर मानना ही पड़ता। ठीक है, कर लो बेबी। थैंक यू सो मच। गधे को शेर बनाना पड़ता है यार इधर। खोज खबर नहीं कोई संदेश। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बड़े बड़े कोई शौक नहीं है, सीधी सादी पसंद है जी। क्या पसंद है? जीवन में सब कुछ न मिले तो थोड़ी बहुत भी पसंद है जी। थोड़ी भी बहुत है। पैसा कम पर प्यार बहुत है, रिश्ते अपने खास है जी। एक कौन है ये सब? हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी। हम तो मिडिल क्लास है जी। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो